बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा सेकेंड ईयर मैथ्स में लेक्चर नंबर 15 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें एक तो स्टार्टिंग में हमने ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ये डेरिवेशन टाइप का है तो इसको समझने में हम ज़रा स्पीड अपनी स्लो रखेंगे, तो मैंने पहले से लिख दिया है बोर्ड पर ताकि आपको जो तमाम का तवज्जो है वो समझने और समझाने में रहे। ठीक है, बुक सामने रखिएगा। वो हमसे कह रहे हैं कि भाई गिवन दैट P1 x1, y1, P2 x2, y2 and P3 x3, y3 are the midpoints of the sides of a triangle. Find the vertices. तो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई एक ट्राइंगल अगर हमारे पास मौजूद है, ट्राइंगल में 1, 2, 3 वर्टिसेस हैं जिनको हमने सेलेक्ट कर लिया है ABC के तौर पर, वर्टिसेस ABC। अब जो 3 साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को हम कह रहे हैं P1, P2, P3। ये हमें गिवन है, कह रहे हैं P1 x1, y1 ये हमें गिवन है, P2 x2, y2 ये भी हमें गिवन है, एंड P3 x3, y3 ये भी हमें गिवन है। These are the midpoints of the sides of a triangle ABC। तो ये मिड पॉइंट्स हमें गिवन है P1, P2, P3। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहे फाइंड द वर्टिसेस। वर्टिसेस में A है, B है और C है। तो वर्टिसेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया A1, A2, B1, B2 और C1, C2। यानी आपको यहाँ पर 6 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक वर्टेक्स बनाने के लिए हमें एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों चाहिए, फिर दूसरा वर्टेक्स है, फिर तीसरा वर्टेक्स है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन है, गिवन है मिड पॉइंट्स, रिक्वायर्ड्स हैं वर्टिसेस, और ये सब कुछ हमने पहले बताना है। लेट A1, A2, B, B1, B2 and C1, C2 are the vertices of a triangle ABC such that P1 x1, y1, P2 x2, y2 and P3 x3, y3 are the midpoints of BC, AC and AB respectively। जैसे कि हमने वहाँ बनाया वैसे लिख दिया। P1 is the midpoint of BC, P2 is the midpoint of AC, P3 is the midpoint of AB। अब ये एक तरतीब होती है कि A के सामने P1 आ जाए, B के सामने P2 और C के सामने P3। तो P1, P2, P3 डायग्राम में जिस जगह पर मौजूद है, जो उनकी प्लेस है, वो रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ हमने बता दिया। यहाँ तक तो आपने डायग्राम और तमाम जो चीज़ें सेलेक्ट वगैरह की थी वो सब बता दी। अब जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं यानी A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये 6 आंसर्स हमें निकालने हैं। हम इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, X कंपोनेंट को अलग कर लें। एब्सीसा A1, B1, C1। हम पहले सारी तवज्जो इन पे रखेंगे। A1, B1 और C1 ये तीनों जो हैं वो वर्टिसेस के एब्सीसास हैं। तो क्योंकि हम एब्सीसा को अलग कर रहे हैं तो हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ X कंपोनेंट के लिए, एब्सीसा के लिए। और हम जानते हैं कि X इक्वल होता है x1 + x2 अपॉन 2। फार्मूले में हमने ये x1 और x2 के साथ प्राइम लगा दिए हैं, डैश या बार लगा दी, जो कि नेचुरल फार्मूले से ज़रा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया गया है। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये बार यहाँ ना लगाएं तो ये फार्मूला होता है x1 + x2, जबकि x1 और x2 इस सवाल में पहले से मौजूद हैं, x1, x2, x3। फार्मूले में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ज़रा डिफरेंट होना चाहिए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन में पहले से ही x1, x2 मौजूद है, हम नहीं लाए हैं, क्वेश्चन में गिवन है और जो चीज़ गिवन है हम उसको अलग नहीं कर सकते। लिहाजा हमने फार्मूले में जो x1, x2 होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनके ऊपर ये बार लगा दिए, x1 डैश, x2 डैश। तो बेटा ये मिड पॉइंट फार्मूले का
पहला पार्ट x कंपोनेंट हमने कंसीडर कर लिया। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 3 मरतबा। पहले अप्लाई करेंगे P1 पर, फिर अप्लाई करेंगे P2 पर, फिर अप्लाई करेंगे P3 पर। तीनों मिड पॉइंट्स हैं। जब आप इसे P1 पर अप्लाई करते हैं तो आप पहले डेटा बनाएं। डेटा में हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 चीज़ों की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x, x1 डैश, x2 डैश, ये तीनों हमें चाहिए। x, x1 डैश, x2 डैश। अब x की वैल्यू क्या होगी, x1 डैश की वैल्यू क्या होगी और x2 डैश की वैल्यू क्या होगी, उसके जवाब हमें मिलेंगे P1 से। P1 पर जाएं। x का मतलब है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में इसकी वैल्यू है x1, लिहाजा x बराबर आ गया x1। जबकि x1 डैश और x2 डैश का मतलब है दोनों एंड्स, तो P1 के जो एंड्स हैं वो हैं B1 और C1। सारे जो वैल्यूज़ हम ला रहे हैं वो x कंपोनेंट से ला रहे हैं, तो P1 के जो एंड्स हैं वो B और C पर हैं। इसमें x कंपोनेंट्स आ जाएंगे B1 और C1, लिहाजा x1 डैश में आ गया B1 और x2 डैश में आ गया C1। इन वैल्यूज़ को उठाएं तीनों को और इस फार्मूले में रख दें तो ये इक्वेशन बनती है। सबसे पहले x की जगह x1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, फिर x1 डैश और x2 डैश की जगह B1 और C1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का है वो अपनी जगह। तो सारी वैल्यूज रखने के बाद ये पहली इक्वेशन हमें यहाँ पर हासिल हो रही है, x1 इज इक्वल्स टू B1 प्लस C1 अपॉन। अब इस सिस्टम में 2 वेरिएबल्स हैं B1 और C1। हम यहाँ से C1 की इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 को इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x1, और C1 बनाने के लिए B1 को शिफ्ट कर देंगे तो ये 2x1 की तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह C1 इक्वल आ जाएगा 2x1 माइनस B1, और फिलहाल हम इसको इक्वेशन 1 के अगर छोड़ देंगे। दोबारा से अप्लाई करेंगे ये फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। इस पहले अप्लाई किया था P1 पर, अब अप्लाई करेंगे P2 पर। फिर से बनाएंगे डेटा, जैसे यहाँ बनाया था आपने x, x1 डैश, x2 डैश, फिर बनाएंगे x, x1 डैश, x2 डैश। इस मरतबा P2 से बनेगा। P2 यहाँ मौजूद है, मिड पॉइंट में से आ जाएगा x2, यानी x इक्वल आ जाएगा x2 के, जबकि दोनों जो एंड्स हमारे पास हैं x1 डैश और x2 डैश वो इक्वल आ जाएगा A1 C1। क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं P2 पर, और P2 के जो एंड्स हैं वो A और C हैं, लिहाजा x1 डैश और x2 डैश में आ जाएगा A1 और C1, तो वो हम यहाँ रख लेंगे A1 और C1। इन सब को ले जाएंगे इस फॉर्मूले में। इस मरतबा x की जगह आ जाएगा x2, लेफ्ट हैंड साइड पर x की जगह आ गया x2, x1 डैश और x2 डैश की जगह आ जाएंगे A1 और C1, डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले में मौजूद है वो हमने रख दिया। अब जब आगे जाएंगे हम तो देखिए 2 वेरिएबल्स हैं A1 और C1। 2 को यहाँ लाकर x2 से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड बचेगा A1 प्लस C1। C1 की वैल्यू पुट कर दें। C1 मौजूद है इक्वेशन 1 में जो इक्वल है 2x1 माइनस B1 की। कोई भी साइमल्टेनियस सिस्टम में जो आप वैल्यू बना चुके हैं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बेकार है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इक्वेशन 1 हम बना चुके हैं C1, अब कहीं पर भी C1 आएगा तो उसको रिप्लेस करना होगा 2x1 माइनस B1 से, वो हमने कर दिया। फिर 2 वेरिएबल्स आ गए हैं A1 और B1। आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर A1 की वैल्यू बना लें या B1 की, तो हमने B1 की वैल्यू बना ली। ये माइनस B1 था, इसको शिफ्ट कर दिया प्लस हो गया। ये 2x2 था, इसको शिफ्ट कर दिया माइनस हो गया। तो इस तरह से माइनस B1 यहाँ पर आकर हो गया प्लस B1, A1 प्लस 2x1 अपनी जगह, 2x2 को लाके माइनस कर दिया। इसे कह दिया इक्वेशन 2। तीसरे और आखिरी मरतबा हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे पॉइंट P3 के लिए। फिर बनाएंगे डेटा, जैसे यहाँ बनाया था x, x1 डैश, x2 डैश, यहाँ बनाया था x, x1 डैश, x2 डैश, फिर बनाएंगे x, x1 डैश, x2 डैश। इस मरतबा P3 के लिए बनेगा। जब P3 के लिए बनाएंगे तो मिड पॉइंट में से आ जाएगा x3,
यानी x बराबर आ गया x3 के, ठीक है। और एंड्स आ जाएंगे a और b से, यानी a1 और b1, तो x1 डैश और x2 डैश में आ जाएगा a1 और b1। फिर इन सबको उठा कर ले जाएंगे इस फार्मूले में, तो x की जगह रख देंगे x3, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा x3, जबकि राइट हैंड साइड पर x1 डैश x2 डैश की जगह आ जाएगा a1 b1। तो ये मिल जाएंगे हमें a1 प्लस b1 अपॉन 2। दो वेरिएबल्स हैं, 2 को लाकर मल्टीप्लाई कर दें x3 से तो 2x3 बन गया। a1 की जगह a1 रख दिया, b1 की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 से, b1 बराबर है a1 प्लस 2x1 माइनस 2x2, तो वो हमने इस ब्रैकेट में रख दिया। तो आप देखें इस वाले स्टेप में एक वेरिएबल है और वो है a1। अब तक जितने स्टेप्स आपने लिए उन तमाम में हम देख रहे थे कि दो दो वेरिएबल्स थे। ये पहला स्टेप आया है जिसमें हमने देखा है कि a1 एक ही वेरिएबल है। यहाँ से हम a1 की वैल्यू बना लेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए। ये ब्रैकेट 2x3 तो ऐसे ही रहा, a1 प्लस a1 करेंगे तो 2a1 प्लस 2x1 माइनस 2x2। 2 इन सब के पास मौजूद है, लिहाजा हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। जब 2 डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x3, a1 प्लस x1 माइनस x2। और आखिर में क्योंकि हमें a1 चाहिए तो आप x1 को शिफ्ट कीजिए, आप x2 को शिफ्ट कीजिए, इन दोनों को शिफ्ट कर देंगे x3 की तरफ। जब x1 को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, x2 को शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, जबकि x3 यहाँ पर पहले से मौजूद है और ये प्लस में है, हम इसको प्लस में ही रखेंगे। तो a1 अकेला रह गया, a1 की वैल्यू आ गई x1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3। इन दोनों को शिफ्टिंग करने के बाद a1 की इस वैल्यू को आप ले जाइए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 यहाँ पर है, इसमें a1 मौजूद है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 कॉपी कर लेते हैं। b1 जो कि इक्वल है a1 प्लस 2x1 माइनस 2x2। इसे कॉपी करने के बाद आप a1 की वैल्यू रख दीजिए, a1 की वैल्यू है माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3। आगे से मौजूद है प्लस 2x1 माइनस 2x2, और सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस x1 में 2x1 को ऐड करेंगे तो ये x1 बचेगा प्लस में, x2 में से माइनस करेंगे 2x2 को तो बचेगा माइनस x2, जबकि x3 जो प्लस हो रहा है वो हमने कॉपी कर लिया। तो भाई b1 की वैल्यू आ गई x1 माइनस x2 प्लस x3। इसे ले जाएं इक्वेशन 1 में, वहाँ मिलेगा हमें c1 बराबर है 2x1 माइनस b1। इसको हम ले आए, अगले स्टेप में हमने b1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। उसके बाद आप ये ब्रैकेट ओपन करें तो 2x1 तो चला आ रहा है, माइनस x1 माइनस माइनस प्लस x2 माइनस प्लस माइनस x3, तो c1 आ गया। 2x1 में से x1 माइनस कर देंगे तो x1 बचेगा प्लस x2 माइनस x3, x1 प्लस x2 माइनस x3। इस तरह से a1 b1 c1 तीनों हासिल हो गए। और आप देखें टेक्निकली a1 की वैल्यू में x1 नेगेटिव है, x2 और x3 दोनों पॉजिटिव है। b1 की वैल्यू में x2 नेगेटिव है, x1 और x3 दोनों पॉजिटिव है, और c1 की वैल्यू में x3 नेगेटिव है, x1 x2 दोनों पॉजिटिव। बहरहाल तो एब्सीसा तीनों हासिल हो गए। इन जनरल अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो फिर हमें जो y कंपोनेंट्स यहाँ मौजूद हैं a2, b2 और c2, इन तक पहुँचने के लिए ये सारा जो काम है ये दोबारा करना होगा। यानी हम फार्मूला लिखेंगे, फिर हम पॉइंट्स पे काम करेंगे। फार्मूला y के लिए आएगा, फिर p1 p2 p3, इस फार्मूले को 3 मरतबा अप्लाई करके यही जो साइमल्टेनियस कैलकुलेशन सर्कल है पूरा वो सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे तो हमें हासिल होगा a2 b2 c2। लेकिन इस सवाल में ये सब कुछ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये डेरिवेशन। हम देख रहे हैं कि ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो गिवन वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ नहीं है, ये न्यूमेरिक नहीं है। यही वजह है कि हम इसको सिमिलरली बता सकते हैं कि जो आंसर a1 का था वही a2 का होगा,
जो आंसर B1 का था वही B2 का होगा, जो आंसर C2 का था वही C1 का था वही C2 का होगा। बस x1 की जगह आ जाएगा y1, x2 की जगह आ जाएगा y2 और x3 की जगह आ जाएगा y3। अगर हम इसे परफॉर्म करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन फेयर वर्क में नहीं कर सकते। यहाँ करेंगे तो फिर वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि लॉजिकली आप जो है वो वीक हैं। हमें डेरिवेशन में ये हम करते आ रहे हैं मैट्रिक क्लास से। मैट्रिक में भी जब आप कोई थ्योरम प्रूफ करते थे और उसमें 2 या 4 एक जैसे स्टेटमेंट होते थे, आप कोई एक स्टेटमेंट प्रूफ करके आगे से लिख देते हैं सिमिलरली। इसी तरह से होगा सब कुछ। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम x वाले हिस्से पर काम ना करें, y वाले हिस्से पे काम करें। हम A2, B2, C2 निकाल के दिखाएं और सिमिलरली में A1, B1, C1 ले जाएं। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने A1, B1, C1 निकाल लिया। सिमिलरली जब हम A2, B2, C2 रखेंगे तो A2 की वैल्यू में Y1 नेगेटिव होगा, B2 की वैल्यू में Y2 नेगेटिव होगा और C2 की वैल्यू में Y3 नेगेटिव होगा। तो इस तरह जो 6 वैल्यूज़ हमें निकालना थी उनमें से 3 हमने निकाली x एक्सिस की, और बाकी जो 3 हैं वो हमने सिमिलरली करके y एक्सिस वाली वैल्यूज़ को रख दिया। जब रिज़ल्ट बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को मिलाकर लिखेंगे, यानी A1 और A2 को साथ रखेंगे, B1 B2 को साथ रखेंगे, C1 C2 को साथ रखेंगे। तो बेटा रिज़ल्ट में ये आ गया A1, A2, B1, B2, C1, C2। जो 6 आंसर बनाए थे वो हमने इस तरह से पॉइंट्स बनाएंगे, 3 पॉइंट्स की शक्ल में या वर्टिसेस की शक्ल में हमने बताना। इसके साथ आप करेंगे 23 बिल्कुल यही क्वेश्चन है, वहाँ पर भी मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, जबकि वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। इसमें एक चीज़ आपकी मदद भी करेगी और एक चीज़ आपको तंग भी करेगी। जो चीज़ मदद करेगी पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। 23 में आपके पास P1, P2, P3 पॉइंट्स न्यूमेरिकली मौजूद हैं, वो x1, y1 या x2, y2 या x3, y3 नहीं। उससे मदद क्या मिलेगी? जब ये फार्मूला लिखेंगे तो डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डैश हमने लगाया था x1, y1, x2, y2, x3, y3 की वजह से। तो वहाँ क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह, तो यहाँ पर आपको डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली तो ये आसान हो जाएगा। नंबर 2, जब आप वहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कोई नंबर होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह। तो जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जैसे ये आप 2 ला के मल्टीप्लाई किया आपने x1 के साथ, अगर यहाँ 2 लिखा होता है तो आप लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, तो आसान हो जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी। उसमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 कहीं नहीं होंगे, नंबर्स होंगे जिनको हम बआसानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे। मुश्किल बात क्या होगी उस सवाल में? सिमिलरली नहीं कर सकते, क्योंकि सिमिलरली तो करते हैं डेरिवेशन में जो हमने कर ली। वहाँ आपको दोनों काम करने होंगे। पहले आप ये सारा काम कंप्लीट करेंगे, A1, B1, C1 निकालेंगे, फिर आप फार्मूला कंसीडर करेंगे y वाला, और फिर आपको P1, P2, P3 के लिए पूरा ये प्रोसेस करना होगा। तो दोनों चीज़ें तकरीबन इतना ही बड़ा वो भी क्वेश्चन बनता है, तब जाकर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी प्रैक्टिस करके बताइएगा। कोई मसला अगर हो तो उसकी जो पिक्चर है वो लेकर मुझे भेज दीजिएगा, जो भी उसमें इश्यूज़ होंगे मैं देख के बता दूंगा आप। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्लास ये मिड पॉइंट का जो थ्योरम आपने किया, इसके बाद हम जा रहे हैं नंबर 18 पर। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि भाई A, B एंड C आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जो एक ही लाइन में हैं। तो हमने एक लाइन बना ली A, B, C, और इस लाइन पर हमने इन 3 पॉइंट्स को रख लिया, जैसे कि उन्होंने हमसे कहा कि A, B, C आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। A and B are respectively 3, 4 and 7, 7। A के कंपोनेंट्स और B के कंपोनेंट्स हमें गिवन है। A हमारे पास है 3, 4 और B हमारे पास है 7, 7, ये हमें गिवन है। एंड AC इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये डिस्टेंस गिवन है। A से लेकर C तक जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल है 10 यूनिट्स के। इसको हमने नोट कर लिया अलग से, ये हमें गिवन है। तो इन सारी गिवन इंफॉर्मेशंस को लेकर जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। ये 2 पॉइंट्स A और B गिवन है, थर्ड जो है C हमें फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहे हैं। तो x डैश y डैश हमें फाइंड आउट करना होगा। अब इसे फाइंड करने के लिए
पहले तो हमने इसको सपोज कर लिया, लिख लिया कि लेट सी एक्स डैश वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट। अब मामला ये है कि भाई इसमें हमें ये नहीं मालूम है कि बी कहाँ मौजूद है। अगर ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स का है, तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है। मिसाल के तौर पर अगर ये 3 यूनिट्स है तो ये 7 होगा, टोटल 10 है। अगर ये 3 है तो वो 7 होगा, अगर ये 2 है तो वो 8 होगा, अगर ये 5 है तो वो भी 5 होगा। हमें नहीं पता कि बी जो है अभी इस वक्त कि वो कहाँ मौजूद है, वो ए से करीब है या सी से करीब है या बिल्कुल मिड में है। हमें तो रफ स्केच किया है वो समझने के लिए किया, तो लिहाजा हम इनका डिस्टेंस निकाल कर चेक करेंगे ए और बी का डिस्टेंस। तो कंसीडर करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस स्क्वायर जो इक्वल होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। क्योंकि हमें ए बी का डिस्टेंस चाहिए तो x1 y1 आएगा ए से, x2 y2 आएगा b से, और इस डेटा को जब ले जाएंगे फार्मूले में तो डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। 7 - 3 7 - 4। डेटा में से वैल्यूज उठाकर हमने इस फार्मूले में पुट कर दी। 3 माइनस करेंगे 4 बचेगा स्क्वायर के साथ, 4 माइनस करेंगे 3 बचेगा स्क्वायर के साथ, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस करने पर 25। ये सब कुछ बराबर है ए बी स्क्वायर, और जब आखिर में हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 यूनिट्स। अगेन मैथमेटिकली यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने प्लस माइनस नहीं लगाया। अब देखिए ए बी की वैल्यू आ गई है 5 यूनिट्स, तो इसका मतलब टोटल जो 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो जो बी सी है वो भी 5 आएगा। तो इसको भी हम निकाल के दिखाएंगे। ए बी में बी सी को प्लस करते हैं तो टोटल ए सी मिलेगा। ये इक्वेशन है हमारी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। कहीं लिखी भी नहीं है, हमें खुद डायग्राम से मिल रही है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू टोटल ए सी। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी हमने निकाला 5 यूनिट्स, ए सी हमें पता है गिवन है 10 यूनिट्स, वो पुट कर दिया। इस 5 को लाके 10 में से माइनस कर देंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और बी सी बराबर हैं। अगर ए बी और बी सी बराबर हैं दैट मीन्स बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इक्वल डिस्टेंस का तो मतलब यही हुआ कि बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो लिहाजा सी तक पहुंचने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि भाई बी इज़ द मिड पॉइंट, तो हम कंसीडर करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में एक्स वाई इक्वल होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये बात हम बता चुके हैं कि b इज़ द मिड पॉइंट, तो b को रखेंगे मिड पॉइंट पर। x1 y1 आ जाएगा a से, x2 y2 आ जाएगा c से। इन सब को ले जाएं फार्मूले में तो x y की जगह रख देंगे b यानी 7 7। x1 + x2 में 3 + x डैश, y1 + y2 में 4 + y डैश। इससे पहले भी हम ये काम कर चुके हैं कि जब पॉइंट्स में हमारे पास एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों में रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होती हैं तो हम उनको इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट कर लेंगे एब्सीसा को एब्सीसा के साथ और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ। तो ये वाला 7 इक्वल आ जाएगा 3 + x डैश/2। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 3 को लाके माइनस करेंगे तो x डैश की वैल्यू आ जाएगी 11। ये वाला 7 आ जाएगा ऑर्डिनेट के बराबर, 2 7 = 14, 4 को लाके माइनस कर देंगे तो 14 - 4 का मतलब y डैश की वैल्यू आ जाएगी 10, और इस तरह से रिक्वायर्ड पॉइंट C हमें हासिल हो गया 11,10, और ये आंसर होगा। तो बेटा आज के क्वेश्चंस में थोड़ी सी मतलब स्ट्रेंथ है, मैंने इसीलिए बोर्ड पहले कंप्लीट कर लिया था, और ख़ास तौर पर जो नंबर 5 आपने किया और उसके साथ 23 अच्छी सी प्रैक्टिस करना उसकी, ये सवाल बहुत अहम है, ठीक है। उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला सवाल है। वो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में कौन सा आएगा नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर जो सवाल आ रहे हैं उस लिहाज से ये वाला सवाल नंबर 18 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को भी नोट कीजिए। फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।